सोचिए, अगर किसी मेडिकल कॉलेज में मेरिट के दम पर मुस्लिम बच्चे एडमिशन ले लें, तो क्या पूरे कॉलेज पर ही ताला लग जाना चाहिए? लेकिन जम्मू के कटरा में ठीक यही हुआ। माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस, एक मेडिकल कॉलेज जिसकी पहली एमबीबीएस बैच 2025-26 में शुरू होनी थी, नीट काउंसलिंग हुई और 50 में से 42 सीटें मेरिट के आधार पर, आप याद रखिए, मेरिट के आधार पर मुस्लिम स्टूडेंट्स को मिली। स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया, क्लासेस शुरू हो गई, सब कुछ नियमों के मुताबिक हुआ और फिर अचानक खेल पलट गया। जिस नेशनल मेडिकल काउंसिल एनएमसी ने खुद कॉलेज को लेटर ऑफ परमिशन दिया था, यही एनएमसी अचानक कहती है कि कॉलेज में क्वालिटी की कमी है और पूरी एमबीबीएस की 50 सीटें रद्द कर दी जाती हैं। अब सवाल उठता है कि अगर कॉलेज इतना ही घटिया था तो परमिशन ही क्यों दी, और अगर कमी थी तो पढ़ाई शुरू होने के बाद क्यों? असली कहानी दरअसल यहां से शुरू होती है कि कॉलेज कैंपस में हंगामा होता है, नारे लगते हैं, बजरंग दल एंटर कर जाता है और मुस्लिमों के नाम पे वो भड़क जाता है, क्योंकि उस कॉलेज के अंदर 42 जो स्टूडेंट थे वो मुस्लिम थे। बजरंग दल कहता है ये कॉलेज माता वैष्णो देवी के श्राइन बोर्ड के पैसों से बना है, तो यहां सिर्फ हिंदू पढ़ेंगे, मुस्लिम नहीं। लेकिन सच क्या है? ये कॉलेज श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के अंडर है। यूनिवर्सिटी की 34 एकड़ सरकारी जमीन पर बना हुआ है और ये कोई प्राइवेट ट्रस्ट नहीं है, बल्कि गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटी है। श्राइन बोर्ड से भी फंड आता है और जम्मू कश्मीर सरकार से भी। पिछले 6 सालों में जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने 121 करोड़ रुपए की मदद दी है। तो फिर ये सिर्फ हिंदुओं का कॉलेज कैसे हो गया? क्योंकि सरकार खुलकर ये नहीं कह सकती कि मुस्लिम बच्चों को निकालो, तो उन्होंने दूसरा रास्ता चुन लिया, कॉलेज की परमिशन ही खत्म कर दी। न कॉलेज रहेगा, न स्टूडेंट, न सवाल रहेगा, न बांस रहेगा, न बांसुरी। और हैरानी की बात यह है कि बीजेपी ने इस फैसले का खुलेआम स्वागत किया। अपने नेता कॉलेज बंद होने की उन खुशियां मना रहे थे, बीजेपी के नेता। और आखिरी सवाल आपसे, अगर किसी यूनिवर्सिटी को किसी धार्मिक ट्रस्ट से डोनेशन मिलता है तो क्या वो सिर्फ उसी धर्म के लोग पढ़ेंगे वहां उस यूनिवर्सिटी में? संविधान का आर्टिकल 30 माइनॉरिटीज को अपनी माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी बनाने का हक देता है, लेकिन ये कॉलेज न माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी है न प्राइवेट ट्रस्ट के अंदर है, ये पूरी तरह गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अधीन है। पर यह सच आपको कोई नहीं बताएगा, इसलिए अगर सच सुनना है तो हमारे चैनल को फॉलो करना होगा। हम लुटते रहे और तमाशा बना दिया गया, हम बोले तो हर सच को साजिश बता दिया गया। जिन हाथों में जख्म थे वही कटघरे में खड़े हैं, और जिन हाथों में खंजर थे उन्हें देशभक्त बना लिया। आज हालात इतने बेशर्म हो चुके हैं कि उपद्रवी में नाम भी मुसलमान और सजा का हकदार भी मुसलमान। नाम पूछ पूछ कर लिंचिंग होती है और संयोग देखिए, हर बार नाम उसी का निकलता है, बदनामी भी उसी के हिस्से में, शक भी उसी पर और चुप रहने की सलाह भी उसी पर। लेकिन सच्चाई यह है कि आजकल घर घर हथियार बांटे जा रहे हैं और ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। वीडियो खुलेआम वायरल होते हैं। कुछ दिन पहले तलवारें बांटी गई थी, आज लाठियां बांटी जा रही हैं, और ये भी बिना किसी झिझक के कहा जा रहा है कि ये तैयारी मुसलमानों के लिए है। ये तैयारी नहीं, ये नफरत की फैक्ट्री है। ये राष्ट्रवाद नहीं, ये भीड़ का जहर है। मुझे गुस्सा नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे इनका भविष्य साफ दिख रहा है। जो आज हथियार बांट रहे हैं, कल वही लोग ठेले लगाने की जगह ढूंढते नजर आएंगे, क्योंकि पढ़ाई, तालीम, हुनर, इनसे इनका कोई वास्ता नहीं। जब पेट की भूख सवाल करेगी ना, तब न तलवार काम आएगी न लाठी रोजगार देगी।
और जिसके खिलाफ ये तैयारी कर रहे हैं उनके बच्चे इन गलियों से निकलकर किताबों में, कॉलेजों में, लैब्स में और दफ्तरों में होंगे और वही आगे बढ़ेंगे, वही इतिहास लिखेंगे। यही सबसे कड़वा सच है और सबसे बड़ा सच है। देश को अब तय करना होगा कि हमें हथियारों का भविष्य चाहिए या कलम का, क्योंकि हथियार सिर्फ लाशें देते हैं और कलम कौमें बनाती हैं। आप असहमत हो सकते हैं, आप बहस कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकते। एक वक्त था जब इस देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होते थे और रीढ़ वाले भी होते थे। तब भारत ग्लोबल मंचों पर सिर झुकाकर नहीं, सीना तान कर खड़ा होता था। इंडियन एक्सप्रेस एक कॉलम छापता है। इंडियन एक्सप्रेस के अंदर एक कॉलम आता है, 40 साल पहले आज क्या छापा था। उसी में एक खबर आई कि अमेरिका ने लीबिया पर हमला किया था। तेल, ताकत और दादागिरी तीनों एक साथ। लीबिया ने भारत से कहा कि ग्लोबल मंचों पर हमारा साथ दो। तब भारत के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी और भारत ने अमेरिका को खुले मन से ललकारा। कहा था कि ताकतवर होने का मतलब यह नहीं कि किसी छोटे देश पर चट दौड़ो। यह था भारत का स्टैंड। फिर आइए 2013 में एक भारतीय डिप्लोमेट देवयानी अमेरिका में अपमानित की गई, गिरफ्तार की गई। प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह। कोई ट्वीट नहीं, कोई भाषणबाजी नहीं, सीधा एक्शन। भारत में मौजूद सारे अमेरिकी डिप्लोमेट्स के जो एयरपोर्ट पास थे वो सब के सब रद्द कर दिए गए। वीआईपी सुविधाएं थी वो सारी खत्म कर दी। अमेरिकी दूतावास के बाहर से सुरक्षा हटा दी गई। मैसेज साफ था, भारत कोई कॉलोनी नहीं है और अमेरिका को झुकना पड़ा। केस वापस हुआ, इज्जत लौटी। अब जरा देखिए, आज पूरे दिन गाजी, अकबर, औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर, मोहम्मद बिन तुगलक, इतिहास के पन्ने पलटे जाते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का नाम वो लेने से जबान लड़खड़ा जाती है। ट्रंप ने सैकड़ों भारतीयों को हथकड़ी लगाकर जहाजों में भरकर 35 बार कहा कि मेरे दबाव में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध रोका। भारत पर 50% से 100% तक टैरिफ थोक दिया। शेयर मार्केट पूरा की पूरा हिल गया और ऊपर से यह भी बोल दिया कि मोदी मुझे खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारे महबूब सनम वर्ल्ड लीडर नरेंद्र मोदी साहब एक बार भी नहीं बोले, एक बार भी। भारत एक स्वतंत्र देश है, हमारी इज्जत करना सीखो। यही फर्क है तब और अब में। तब प्रधानमंत्री पढ़े लिखे भी थे और निडर भी। आज प्रधानमंत्री ताकतवर देशों के सामने चुप्पी को कूटनीति कहते हैं। यह सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं है, यह सवाल है देश की रीढ़ का।